नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट से चयनित व सफल अभ्यर्थी हैं। आपने सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराने के उपरांत 13 जनवरी 2024 या उसके बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, अब योगदान का समय बहुत ही नज़दीक है। आप सभी को उस हेतु खुद को तैयार कर लेना है। योगदान के लिए किन-किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है, कौन-कौन से कागजात आपको आवश्यक हैं, जो अन्य विभाग को छोड़ कर के आए हुए हमारे साथीगण हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे योगदान लेना है, त्यागपत्र कब देना है, कैसे देना है, जिनका पीएनआर नंबर एक्टिव नहीं है, उन्हें क्या करना है, एसबीआई में अकाउंट नहीं है, उन्हें क्या करना है, या पैन कार्ड में त्रुटि है, पैन कार्ड नहीं है, या अन्य डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, सुधार करवा करके लाए हैं, उन्हें क्या करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स योगदान के समय देने हैं, कैसे देने हैं, कितने फाइल सजाने हैं, वाटरमार्क वाला भी देना है या बिना वाटरमार्क वाला सिर्फ देना है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप बन रहिए वीडियो में अंत तक। साथियों, 26 जनवरी के बाद आपका योगदान प्रारंभ हो जाएगा। हालाँकि 20 जनवरी के बाद ही प्रारंभ हो जाने चाहिए थे, लेकिन माननीय एससीएस के पाठक के रूठ जाने के कारण जो है ये सारे समस्याएँ उत्पन्न हुई है। उनके न रहने का जो अधीनस्थ अधिकारीगण हैं, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और लापरवाहियाँ देखने को मिली। जब वो अनुपस्थित थे, तो उतने दिन अधिकारियों ने क्या किया, उसका वो एससीएस के पाठक उसके लिए नहीं है ज़िम्मेदार और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जब से वो आए हैं, उसके बाद से योगदान हेतु जो प्रक्रिया है, उसमें तेज़ी आई है। प्रत्येक जिलों से ब्यौरा मँगाए जा रहे हैं, कहाँ पे कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, कहाँ अधिक हैं, कहाँ पर्याप्त हैं, कहाँ कम हैं, इन सारे ब्यौरे मँगाए जा रहे हैं। और इसमें बहुत कुछ बातों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि 2 बड़ी भर्तियों के बाद भी अभी भी शिक्षकों की अभी भरपाई नहीं हो पाई है, शिक्षकों की कमी है। इसलिए वो जो खाई है, उसको काटने के लिए अलग तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और उसको किसी तरह से प्रबंधन किया जा रहा है कि किसी का जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जो बाध्यता है, उसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। इस हेतु उच्च कक्षाओं के लिए जो चयनित शिक्षकगण हैं, उनका पहले योगदान किया जाएगा। उसके बाद ही जो है निम्न कक्षाओं के लिए जो चयनित हैं, उनका किया जाएगा, ताकि जो 11th-12th के शिक्षक किसी भी विषय के हैं, तो उस विषय में वह जो है 6th, 7, 8, 9, 10th को भी वो पढ़ा लें और पढ़ा ही लेंगे, क्योंकि 11th-12th को साइंस पढ़ा लेंगे तो नीचे वाले को क्यों नहीं पढ़ा लेंगे? यदि ऊपर ऊपर वाले को मैथ पढ़ा लेंगे तो नीचे वाले को क्यों नहीं पढ़ा लेंगे? क्योंकि बहुत जगह जो है कॉमन विद्यालय है, 9 to 12th आपको बहुत जगह पर मिल जाएँगे। कहीं-कहीं प्राथमिक से लेकर 12वीं तक भी है। तो इस प्रकार से देखे जा रहे हैं। आपका योगदान जो होगा वो प्राथमिकता गाँव में दी जाएगी। आपको कितने सुदूर ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाएगा, कहाँ भेज दिया जाएगा, मेन जो मुख्य मार्ग है उससे कई किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा। तो ये कोई भी नहीं कहा जा सकता है। इस सबके लिए आपको तैयार रहना है, कहीं भी भेजा जाए आपको वहाँ ड्यूटी करना है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। साथियों, जब आप योगदान के लिए जाएँगे तो आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र अवश्य ही लेकर के जाने हैं, आधार कार्ड अपना लेकर के आपको जाना है। वहाँ पे आपका मैच किया जाएगा फ़ोटो कि आप ही हैं या दूसरा कोई आया है योगदान पत्र प्राप्त करने बीआरसी में, तो वहाँ मैच किया जाएगा तभी आपको दिया जाएगा। ये ना कि आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपके नाम से है, आप अपना भाई को भेज दिए या फिर जो लड़की है वो अपना बहन को भेज दिए, अपना माँ को भेज दिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो फ़ोटो वगैरह मैच किया जाएगा वहाँ पे भी। अब वहाँ जब जाना है आपको तो आपको यदि आपके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं, हालाँकि इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि एसबीआई में ही अकाउंट होना चाहिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य भी कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो काउंसलिंग के समय क्यों काउंटर बनाए जाते? और टीआरई 1 में जब बीआरसी से जब योगदान पत्र दिए जा रहे थे, वहाँ भी बीआरसी लेवल पर भी काउंटर बनाए गए थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य है, बाध्यता हो या ना हो, लेकिन अनिवार्य तो है कि एसबीआई में खाता होना चाहिए। तो एसबीआई में जिनका खाता नहीं है, वो खुलवा लेंगे। अपने किसी भी नज़दीकी एसबीआई ब्रांच में वो खुलवा लेंगे। और बहुत सारे हमारे साथियों का एसबीआई का खाता है उनके पास, लेकिन कहीं और का है, दूसरे राज्य का है, तो कहीं का भी हो कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई का होना चाहिए। और ट्रांसफ़र तो हो जाता है ना, आपका दिल्ली का हो कि कलकत्ता का हो कि बैंगलोर का हो कि तमिलनाडु का हो कि कश्मीर का हो कि असम का हो, कहीं का भी आपका एसबीआई का खाता है तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप जहाँ भी पोस्टेड होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो नई खाता खुलवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। साथ ही बहुत सारे का पीएनआर नंबर जो है वो एक्टिवेट भी हो गया है, अप्लाई हो गया था काउंसलिंग के समय ही, और बहुत लोगों का नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है वो अप्लाई कर लेंगे। उसमें अकाउंट जो है वो बाद में भी ऐड हो जाएँगे, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि आप जो पीएनआर में के लिए जो आप आवेदन करेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, उसमें आप सही सब डाटा जो है सही-सही आप भरेंगे। पैन कार्ड आपका सही होना चाहिए, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड सही होना चाहिए, उसपे नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो ये ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आप जो है आवेदन कर लेंगे। नॉमिनी में जो पीएनआर नंबर अप्लाई करेंगे उसमें, या एचएमआरएस जो आवेदन करेंगे उसमें नॉमिनी का नाम देना होता है। तो नॉमिनी का नाम आप किसी का भी दे सकते हैं, अपने परिवार का, माता-पिता, भाई-बहन या फिर अपने पति का दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन कर लेना है। अब जो दूसरे विभाग से हमारे साथीगण आए हैं, उनके साथ समस्या है त्यागपत्र को लेकर के। तो साथियों, त्यागपत्र तो आपको देना ही पड़ेगा। बिना त्यागपत्र दिए तो आप दूसरे विभाग में आप जॉइन करेंगे नहीं, तो देना ही पड़ेगा वो। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि काउंसलिंग के लिए आप आए और उसके बाद से आपको जो है यहीं रखा गया है, आपको छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, तो आप जाएँगे कैसे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जाएँगे और तुरंत जो है
त्यागपत्र दे करके आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे विभागों में तब तो ऑनलाइन कार्य भी हो गए हैं, तो ऑनलाइन भी आप त्यागपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाई पोस्ट भी होता है त्यागपत्र के लिए आवेदन, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके विभाग में किस प्रकार से सुविधाजनक है त्यागपत्र देने हेतु। यदि आप पूरी तरह से शिक्षक के पद हेतु आप संतुष्ट हैं कि आप जो अन्य विभाग में थे वहां से आप बेहतर आपको लग रहा है कि शिक्षक का पद है बिहार में शिक्षक के रूप में कार्य करना, तो आप अवश्य ही पूर्व के पद से आप त्यागपत्र दे करके और शिक्षक के पद को आप ज्वाइन कर ले। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ से छोड़ करके यथाशीघ्र आप पूर्वरत अपने पद पर जो है पदभार संभाल लें। तो यही दो उपाय है। त्यागपत्र देने हेतु आपको समय तो दिया ही जाएगा। उसके लिए दिशा निर्देश प्रॉपरली अभी शिक्षा विभाग से आया नहीं है कि उन्हें क्या करना है। पिछली बार देखा गया था कि बिना त्यागपत्र लिए ही जो है उन्हें योगदान करवा लिया गया था और बाद में उनको त्यागपत्र बोल दिया गया था कि आप कभी भी त्यागपत्र जो है ला करके दे सकते हैं। आप जब त्यागपत्र देंगे तो आप त्यागपत्र जो है वो दो तरीके से दिया जाता है, एक टेम्पोररी त्यागपत्र होता है, एक परमानेंटली होता है। यदि आप परमानेंटली त्यागपत्र दे देंगे तो फिर आप उस विभाग में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी यदि आप त्यागपत्र देते हैं तो हो सकता है कि शिक्षक के रूप में आप कार्यरत हैं, अभी बहुत खुश हैं, आपके बिहार में जो है शिक्षक बनने का आपको अवसर मिला। आप जो पूर्व में आपके दिमाग में जो स्कीमा बना हुआ है कि बिहार में शिक्षक जो बन जाता है उसे जो है बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है, साथ ही उन्हें बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, मतलब शिक्षक आराम का कार्य है, ये आपके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है। तो ज़माना अब लद गया है, आप देख ही पा रहे हैं टाइमिंग को लेकर के और साथ ही छुट्टियों को लेकर के। छुट्टी पर्व त्योहार में ही जो मुख्य पर्व है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म हो, तो मुख्य जो धार्मिक पर्व है उसमें 1 या 2 दिन का छुट्टी है, तो 1-2 दिन के लिए छुट्टी के लिए आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से हैं तो आप जा नहीं सकते हैं। या फिर बिहार के भी जो है पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर गए हैं, उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर गए हैं, तो फिर आप भी 300-400 किलोमीटर के रेंज में हैं तो आप भी नहीं आ सकते हैं। 1 आध दिन 2 दिन का छुट्टी होगा तो आने ही जाने में लग जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं। उसके साथ-साथ शिक्षक के पद पर आपको रहते हुए सरकार के जितने भी जो है कार्य हैं, आपका टेम्पररी वर्क जितने भी हैं, जैसे आपको परीक्षा जो होगा 10वीं 12वीं का उसमें नियंत्रक के रूप में आपको लगा दिया जाएगा, कॉपी जाँच में लगा दिया जाएगा आपको बीएलओ बना दिया जाएगा। आप जहाँ हैं जिस स्कूल में वहाँ का बीएलओ बन जाइए और वहाँ जो है आपको जब भी नाम जोड़ने, काटने, छाँटने, सुधारने का कार्य जो है आपको दे दिया जाएगा। जनगणना में कार्य लगा दिया जाएगा, चाहे पशु गणना हो या जनगणना हो या जाति गणना हो। उसके बाद इलेक्शन ड्यूटी में आपको लगा दिए जाएंगे। स्वच्छता को लेकर के या फिर स्वास्थ्य को लेकर के जो भी योजनाएँ या जो भी कार्यक्रम चलते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उसमें आपको सहभागिता देना है। तो ये सारे हैं। गर्मी की छुट्टी में आपको छुट्टियाँ नहीं है, ग्रीष्मकालीन और आपका छुट्टी नहीं है, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन सारे खत्म कर दिए गए हैं। तो ये सारे ध्यान रखना है आपको। तो आप खुद को पहले एडजस्ट कर लें कि आप जो है पहले आप बेहतर थे या फिर अभी आप बेहतर समझ पा रहे हैं। तो इस निर्णय लेते हुए जो अन्य विभाग से आए हैं वो यहाँ आप ज्वाइन करें। अब है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो साथियों, आपने काउंसलिंग के दरमियान जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वह आपको 3 फाइल बनाना है, 3 अलग-अलग फाइल। और वो फाइल आपका रहेगा कागज़ का, जो फाइल रस्सी बंधा हुआ रहता है, वो आपको लेना है। वो बैग वाला, वो प्लास्टिक बैग नहीं, पेपर वाला जो रहता है, कागज़ का थैला, वो आपको रस्सी वाला लेना है। उसमें आपको 3 सेट बनाना है। कितना सेट? 3 सेट। वो 3 सेट जो बनेगा, तीनों में जो है एक-एक सेट आप रख देंगे वाटरमार्क वाला, जितने भी आपने, चाहे वो आवेदन के समय आपने दिया हो, आप अपलोड किए हों या फिर जो बाद में आप अपडेट करने हेतु जो समय दिया गया था, उसमें बहुत सारे लोग जो है डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो जितने भी आपने अपलोड किया है, जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स पर आपका वाटरमार्क लगा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक सेट में, एक-एक सेट तीनों में, और फिर एक बिना वाटरमार्क वाला, जितने भी आपका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक से संबंधित जो भी कागज़ात हैं, आपका आधार कार्ड है, बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है, आपने जो आवेदन किया है उसका हार्ड कॉपी है, उसके बाद आपका जो है जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, नियोजन इकाई से संबंधित प्रमाण पत्र है, फ्रीडम फाइटिंग से संबंधित प्रमाण पत्र है, एक्स सर्विस में से संबंधित प्रमाण पत्र है, एस्टेट है, सीटेट है, बीटेट है, दक्षता वाला है, डीएलएड है, बीएड है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, जितना भी है आपका 16वां, 17वां, सब आपको दे देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फ़ोटो भी आपको दे देने हैं। फ़ोटो जो आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है वो भी उसमें डाल दीजिएगा तीनों में। वैसे अनिवार्य नहीं है फ़ोटो, और जितना भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। चाहे वाटरमार्क वाला दें या फिर बिना वाटरमार्क वाला दो, सब जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और जो फाइल आप देंगे तीनों, तो तीनों फाइल के ऊपर पर आप सादा पेज जो है उस पर लिख लीजिए अपना नाम, अपना पिता का नाम, आपका जो है ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई 2 है ना, वो हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, उसके बाद किस कैटेगरी से आप हैं, किस ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये सारे चीज़, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे आपको दे देने हैं। आपका बीपीएससी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारे आपको दे देने हैं। तीनों पर वो चिपका दीजिएगा, स्पष्ट एकदम रहेगा, है ना। या फिर फाइल पर ही मोटा मार्कर वगैरह से आप लिख सकते हैं सारे सूचनाएं, ऊपर हेडिंग में डाल दीजिएगा बीपीएससी टीआरई 2 2023-24, और उसके बाद अपना नाम, पिता के नाम, आपका कैटेगरी, आपका ग्रेड जिसमें आपको चयन हुआ है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे सूचनाएं आपको दे देने हैं। साथ ही यदि आप अटेस्टेड करवाए होंगे कुछ डॉक्यूमेंट, तो अटेस्टेड जिन भी अधिकारी से आप कराए हैं, जो गेस्टेड ऑफिसर थे, उनका पूरा डिटेल्स आपको देना था, तो डिटेल्स भी वो फाइल में लगा देंगे।
सारे फाइल में जितने भी आपका, क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्टेड करवाए होंगे वो एक ही पदाधिकारी से करवाए होंगे, तो तीनों फाइल में आपको यदि अटेस्टेड करवाए हैं तो वो रख देना है। उसके बाद आपका जो है पासबुक दे देना है आपको। जो भी बैंक का आपका पासबुक है, ऐसे स्टेट बैंक का रहेगा तो अति उत्तम है, उसका आपको पासबुक दे देना है। उसके बाद यदि पीएनआर के लिए आपने आवेदन कर दिया है तो उसका जो हार्ड कॉपी आप प्रिंट आउट किए होंगे वो भी आपको दे देना है योगदान के समय। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। योगदान देने जाएंगे तो आप जो है एक आवेदन भी वहाँ पे लिख देना है, आवेदन के संबंध जो है योगदान के संबंध में। तो ये आपको, उसके बाद आप जो योगदान देने जाएंगे तो आप टाइमिंग, मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग जो आप डालेंगे वो जो है दोपहर के पहले का डालेंगे, दोपहर के बाद के मत डालिएगा। दोपहर के बाद भी आप जा रहे हैं, 4 बजे भी आप योगदान दे रहे हैं तो आपको टाइमिंग पहले का डालना है ताकि उस दिन का भी आपका वेतन मिल जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीएनआर नंबर जो दूसरे विभाग से हैं उनका, उस विभाग का पीएनआर नंबर होगा तो अलग से जो है यहाँ शिक्षा विभाग है तो नया पीएनआर नंबर के लिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वही पीएनआर जो है उनका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। त्याग पत्र वो देंगे, उसके बाद वो पीएनआर नंबर जो है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उनका शिफ्ट हो जाएगा, तो अलग से उनको पीएनआर नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे बात जो है आपको ध्यान रखना है, और ये जो भी हमने बताया वो हर चीज आप एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, और जो भी कागजात हमने बताया और जिस प्रकार से बताया वो सारे आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि अब 26 जनवरी के बाद जो है आपका योगदान का प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे जिलों ने अपना ब्यौरा भेज दिया है, जो उनको जारी दी गई थी ब्यौरा वगैरह भेजने का, वो भेज दिए हैं। कुछ जिलों का बाकी है तो अंतिम पायदान पर है, वो सारे 1-2 दिनों के अंदर भेज देंगे। आज 24 जनवरी हो ही गया, 24, 25, 26, तो 2-3 दिनों में सारे भेज देंगे। 26 तारीख के बाद आपका जो है योगदान कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पहले 11-12 का होगा, फिर 9-10 का होगा, फिर 6-8 का होगा, फिर 1-5 का होगा। तो इस प्रकार से होंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि क्या समस्याएं हैं। अब आप जब योगदान देने के बाद आपका कौन कौन सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देखिए, अब तुरंत जो है बोर्ड का एग्जामिनेशन है, 12वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन है, फिर 10वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन है। तो चूंकि नियोजित शिक्षकों का क्षमता परीक्षा होने हैं, वो भी तय है, लास्ट फरवरी से ही जो है प्रारंभ है और मार्च तक चलेंगे। वो लगभग 15 से 20 दिन उनका चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सेंटर सीमित होते हैं और लगभग 4 लाख के आसपास, 3.5-4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। अब आवेदन के बाद पता चलेगा कितने हैं, तो लंबा समय तक चलेगा। अब चूंकि उनको क्षमता परीक्षा है तो भी तैयारी करनी है, इसलिए हो सकता है कि नियोजित शिक्षकों को जो है 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉपी जांच में न लगाया जाए, और वो बीपीएससी से जो पहले से जो चयनित है 1999 या 1993 वाले बैच का है, और फिर अभी 2-2 बार जो हुआ, इसीलिए इतना जल्दी किया गया सारा चीज, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लेना था। अब उसके पूर्व जो है बहुत सारे कार्य हैं। यदि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा भी लेना है और उनको बोर्ड एग्जामिनेशन में केंद्राधीक्षक के रूप में उनको परीक्षा, जो आपका अधीक्षक होते हैं कक्ष में, जो कक्षाधीक्षक होते हैं, केंद्राधीक्षक होते हैं, उस रूप में उनको यदि लगाया जाएगा, कॉपी जांच में उनको भेज दिया जाएगा, फिर तुरंत लोकसभा का चुनाव उसमें भी उनको भेज दिया जाएगा, तो तैयारी कैसे करेंगे? तो ये सारी समस्याएं हैं। तो इन सारे कार्यों में आपको लगाया जाएगा, तो इस हेतु आपको भी तैयार रहना है। आप नए नए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इसे कार्य नहीं ले जाएंगे। एक्स्ट्रा जो भी कार्य है, चाहे परीक्षा हो, कॉपी जांच हो या फिर इलेक्शन ड्यूटी हो, सभी में आपको टीआर 1 और टीआर 2 से जितने भी चयनित नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो सभी को उन कार्यों में लगाए जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और बाकी जो ड्यूटी आवर में जो कठिनाइयां का सामना जो करना पड़ेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में आपको भेजे जाएंगे। तो आप जो है आपका जो सिटी होगा या चट्टी बाजार होगा, उससे आपको दूर जो है विद्यालय में जाना होगा, आना होगा, तो आप रहेंगे कहीं और, विद्यालय पढ़ाने जाएंगे कहीं और, हो सकता है मुख्य मार्ग से काफी दूरी पर हो तो आपको पैदल भी 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तय करना पड़ता है। फिर आप खुद से बाइक या स्कूटी रख लेंगे तो आप उससे आपको आवागमन करना पड़ेगा, लेकिन प्रारंभ में आपको कठिनाइयां होंगी। साथ में कमरे उमरे भी अब महंगे हो गए हैं, क्योंकि सभी को पता है कि नए नए शिक्षक बन करके आ रहे हैं, तो अब उनका भी भाव चढ़ गया है, क्योंकि अब राज्यकर्मी आप हो गए हैं, आपको वेतन जो है अधिक मिल रहा है, तो चाह रहे हैं कि जो मकान वगैरह क्योंकि महंगाई में वो बनाए हैं तो आपसे पैसा ऐंठे, तो सब रूम रेंट किराया वगैरह भी महंगा हो गया है, महंगाई का आलम देख ही रहे हैं। तो हर चीज आपको, इन सारी चीजों को, आपको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, आम जो रोजमर्रा का जो जिंदगी है वो तो आपको करना ही है। साथ ही सरकार के दिशा निर्देश का भी पालन करते रहना है, और जो भी टेम्पोररी वर्क है उसमें आपको सहयोग करते रहना है, और कठिनाइयों का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है इन सारी बातों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।